देश के 50 साल हो गए, उस पर डॉक्यूमेंट्री बन रही है। ये सब लग रहा है जैसे ड्रीम है। कि मुझे तो वो दिन भी याद है जब सिन्हा साहब का एडवर्टाइजिंग एजेंसी था और साइड में ये छोटा सा बिजनेस था जिसमें इन्होंने अपने किसी फ्रेंड के उस समय रांची में बुधिया जी हुआ करते थे, उनके उनके फैक्ट्री में एक स्ट्राइक हो गई थी। तो उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने वहाँ पर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करने का प्लान किया और वहाँ पर उनका स्ट्राइक इतना गहरा था, ज़्यादा था कि बुधिया जी को तो हमारे घर में शिफ्ट कर दिया गया और उनका फैक्ट्री को ये देखने लगे। वो पहला एक्सपेरिमेंट था। तब हमारे पास ना मैन पावर था, ना ट्रेनिंग थी, ना और भी ऐसा कुछ था। मगर सिन्हा साहब शुरू से ही रहे हैं कि बहुत इनोवेटिव वर्क के लिए और अपने फ्रेंड्स के हेल्प के लिए किसी हद तक जाकर मदद करने वाले भी थे। और चूंकि वो रांची से थे तो मेरा भी पर्सनल घरेलू संबंध था उनसे, मेरे पापा के साथ उनके अच्छे संबंध थे। तो मैं तो उनकी देखभाल कर रही थी पटना के अपने घर में, मगर इन्होंने वो पहला ये किया, स्ट्राइक को कंट्रोल किया और उसके बाद फैक्ट्री में सारा चीज नॉर्मल हो गया और बुधिया जी वापस जाके अपने फैक्ट्री को संभालने लगे। तो वो पहली हमारी यूनिट थी और उसके बाद से तो फिर बढ़ता ही चला गया। उसके बाद एक दुर्गा सीमेंट हुआ करता था बगल में ही, आर्यन अग्रवाल थे। तो रांची में ही पहले हमारा ज़्यादा काम हुआ। और धीरे धीरे एक वहाँ पर धनबाद में एक जगह थी जो उनके पिताजी जैन साहब के फादर थे, रवि जैन के, उनका एक जगह था खरखरी। वहाँ पर पहला ट्रेनिंग सेंटर इन्होंने स्टैब्लिश किया और धीमे धीमे वहाँ पर चूँकि ये 1970 वार में भी वार कॉरेस्पोंडेंट बन के थे तो इनको आर्मी के साथ भी काफ़ी समय बिताने का मौका भी मिला था और आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर इंजरी उनके साथ जो बाद की लाइफ होती थी उसके बारे में काफ़ी जानकारी थी। तो इस तरह से एक्स आर्मी भी इन्वॉल्व होने लगे और उसके बाद तो फिर उस समय मैं इनके साथ साथ होती थी। और फिर हमने ट्रेनिंग सेंटर खोला, गढ़वा बेलचंपा उसको कहते थे उस गांव को, वो भी जैन साहब का ही था। जैन साहब के फादर बहुत बड़े आदमी थे और इनके फादरली फिगर थे हम लोगों के। और उनको जब मैं खाना खिलाती थी तो उन्हें बड़ा ताज्जुब लगता था कि ये लॉयर भी हैं और खाना भी पकाती हैं और मुझे खिला भी रही हैं। तो हमें जैसे बहू और बेटे जैसा स्नेह उनको था। जितना वो रवि जैन को नहीं मानते थे उतना आर.के. सिन्हा को मानते थे। फिर उनका एक जगह था बेलचंपा में जहाँ उन्होंने 100 बेड्स का एक हॉस्पिटल बनाया था, मगर समहाउ वो हॉस्पिटल चल नहीं पाया। तो उन्होंने इनको कहा कि जो है आप उस पे क्यों नहीं खोलते हो, हमारा सेफ जगह काफ़ी बड़ा है और वो अबेंडेंट पड़ा हुआ है तो तुम उसको यूज़ करो। और फिर इन्हें लगा कि इतना बड़ा एरिया हम कैसे ले पाएंगे, क्या है। तो उन्होंने बस हंस के कहा कि चलो मुझे 8,000 रुपया टोकन दो और तुम्हारा हुआ ये ज़मीन। उसके बाद तो पहला सिक्योरिटी एजेंसी जो बिजनेस था उस समय का वो इतना ज़्यादा कुछ स्टैब्लिश नहीं था, वो बस चौकीदारी सिस्टम होता था और उसके कोई रूल रेगुलेशंस वगैरह नहीं थे। बस जैसे किसी कैंपस है तो उसमें 4 सिपाही खड़े कर दिए और वो उनका सिक्योरिटी चलता था। मतलब वो चीज़ नहीं थी जो सिन्हा साहब ने बनाई, ये नया कॉन्सेप्ट था। और फिर ट्रेनिंग भी शुरू हो गया। आज तक किसी सिक्योरिटी एजेंसी का ट्रेनिंग सेंटर का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ये चीज़ जब बाद में SIS बढ़ने लगा तो बाहर से भी हमारे लोग जो आते थे फॉरेन कंट्रीज से, उनके लिए भी नई बात थी। मगर इनका काफ़ी इमेजिनेशन भी था और फोर्स ही कर सकते थे कि क्या इसमें बेस्ट हो सकता है।
फिर तो हमारा प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर होगा, चूँकि एक्स आर्मी और एक्स बीएसएफ और सारे लोग साथ साथ थे, तो उनके हेल्प से भी ये सारा कुछ बहुत अच्छे से चलने लगा और हमारा SIS भी बढ़ रहा था। सिन्हा साहब बहुत व्यस्त हो रहे थे। हमारे पास शुरू में जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास पैसे की बहुत कमी थी और उस समय तो ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था, तो हम लोग कैश में ही सैलरी देते थे। तो कैश की व्यवस्था बहुत मुश्किल पड़ती थी और इतना कुछ सिस्टमैटिक भी नहीं था कि जो क्लाइंट है वो टाइम से पैसा दे दे और जवानों को दिया जा सके। मगर हमारे जवान भी हमारे फैमिली की तरह हमेशा हम लोगों का साथ दिए और हम लोगों ने उन्हें कभी दूसरा नहीं समझा, फैमिली मेम्बर ही समझा। और सिन्हा साहब के साथ जब भी मैं यूनिटों में जाती थी तब मुझे इसका बड़ा ध्यान रहता था कि ये जो 8 घंटे खड़े रह के ड्यूटी देते हैं, तो इनके खाने पीने की व्यवस्था क्या है, इनके रहने की व्यवस्था कैसी है। तो जहाँ भी पहले तो बैरिक्स बनते थे तो मैं ज़रूर जाके किचन में देखती थी और इनका खाने का सिस्टम, इनका रहने का, और इस पर मैं शुरू से वेलफेयर पर मैंने ध्यान दिया। और बहुत बारी तो ऐसा हुआ है, तो बहुत लंबी कहानी है, मैं क्या क्या बताऊंगी आपको, मगर 1-2 इंसिडेंट है कि जैसे हम लोगों का बीच बीच में उस समय कहा जाता था कि दरबार लेते थे, तो जवानों का दरबार लगता था और उसमें सिन्हा साहब बोलते थे और जवान सुनते थे और 1 to 1 कॉन्वर्सेशन भी होता था। और उस समय तक हमारा मतलब जवान्स का एक कैडर खड़ा हो गया था। तो एक बारी इन्होंने जहाँ पर स्पीच दे रहे थे वहाँ पर इन्होंने एक किसी जवान की बहुत तारीफ की कि उसने ऐसे किया था, वैसे किया था, और मैं देख रही थी। उस समय तक मैं भी जवानों के नाम से ही एक दूसरे ज़्यादा नामों को जानती थी और मेरा भी बड़ा रिस्पेक्ट वो करते थे, जैसे कि माँ देखभाल करती है वैसा, और मुझे भी उनसे वही फीलिंग आती थी। तो मैंने देखा कि जिस जवान का नाम लिया जा रहा है वो तो पनिशमेंट वाले उसमें खड़ा है, तो मैंने कहा कि वो तो दिख रहा है वहाँ पनिशमेंट वाले ग्रुप में। तो फिर हमने उसे बुलाया, फिर उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि कोई गलत काम किया है इसलिए पनिशमेंट में है। तो वो कहने लगा कि मैं किसे बताता कि सही बात क्या है ये है। उस समय मैंने अपना नंबर सबको ट्रेनिंग सेंटर में दिया कि आप लोग डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। उस समय हमारा हायरार्की का सिस्टम वगैरह नहीं बना था। सिन्हा साहब और हम थे, 2-4 लोग थे, तो उनको तो वो तो नौकरी कर रहे थे और हमारे साथ ऑफिस में उस समय अरविंद प्रसाद होते थे जो दिन रात अपना समय SIS के साथ ही बिताते थे। और भी CV प्रसाद थे और जो भी थे हम लोग बस फैमिली ही थे। और धीरे धीरे हमारे जवान बहुत कोऑपरेट करते थे कि कभी समय पर तनख्वाह नहीं मिलता था, तो उस समय बैरक सिस्टम होता था, इसलिए मेसिंग का हम लोग कर देते थे पेमेंट कि उनका खाना पीना ना रुके, सैलरी जब मिलता था जब देते थे। और फिर बाद में थोड़ा बढ़ने लगा तो कैश पैसा लेके जब अकाउंटेंट एक यूनिट से दूसरी यूनिट जाता था तो ये बहुत डेंजरस हो गया था। और धीरे धीरे कैसे चेक सिस्टम में आए, ये वो एक लंबी कहानी है, मगर मैं हर एक स्टेप में देखती रही और वेलफेयर में मैंने काफ़ी समय दिया। और मैं चूँकि लीगल थी तो जवान्स के गांव का भी प्रॉब्लम होता था कि किसी का बेल कराना है तो किसी का ये करना है, तो उस तरह की बातें भी हमारे जवानों के साथ रहती थी। और पहली बार सिन्हा साहब ने ही इसको सिक्योरिटी एजेंसी को लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट दिया। उस समय सिन्हा साहब के मित्र थे और हमारे रांची से ही सांसद थे, और जो अभी होम मिनिस्टर बन गए थे, चंद्रशेखर जी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय की बात है, तो सुबोध कांत सहाय थे जो होम मिनिस्टर बन गए थे, तो उनसे भी हमारा घरेलू संबंध था। तभी ये बात चली कि इसका लाइसेंसिंग होना चाहिए, क्योंकि गली गली में सिक्योरिटी एजेंसीज खुल रहे थे और उसमें जो भी गलत काम भी हो रहे थे, तो
ये इसको इंडस्ट्री के रूम में एस्टैब्लिश करना, ये सिन्हा साहब ने किया। और सिक्योरिटी एसोसिएशंस बने। उस समय हम लोग सिंगापुर भी जाते थे, सिंगापुर सिक्योरिटी एसोसिएशन, उसमें भी हम लोग काफ़ी एक्टिव थे। और फिर एक नई बात शुरू हुई जो कि सिन्हा साहब ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत बेरोजगारी है और पढ़े लिखे लोग आने लगे थे, जैसे बीए पास, एमए पास, गार्ड बनने के लिए। तो उस समय इन्होंने ये दिया कि अगर इस तरह के पढ़े लिखे लोग के लिए हम एक जीटीओ बैच चलाएं, जिसमें ये डायरेक्ट हमारे ट्रेनिंग में रहे, हमारे ऑफिसर्स के साथ काम करें, तो ये एसआईएस को शुरू से समझ पाएंगे जमीन से लेके अभी तक। तो ये ज़्यादा मतलब हमारा काडर खड़ा हो जाएगा, एक बेस खड़ा हो जाएगा। तब वो जीटीओ बैच जो पहला आया था, पहले और बाद में भी 2-3 बैच तक हम लोग खुद उसके साथ समय बिताते थे और उनको गार्ड से लेके हर एक पोस्ट पर रखा जाता था ट्रेनिंग के दौरान, जिससे वो हर एक स्टेज की जो प्रॉब्लम्स होती है और जो उसमें सुधार चाहिए वो उसको फील करके बताते थे। तो एज गार्ड जब वो खड़े हैं 8 घंटे की ड्यूटी में, तब उनकी फीलिंग कैसी होती थी। तो अभी जो गार्ड है उनके साथ उनका एक कांटेक्ट बन जाता था। फिर उससे सुपरवाइजर हुए, फिर ये हुए, ये तो बहुत लंबा है, मैं क्या क्या बताऊंगी। फिर वो जीटीओ बैच चलने लगा, आज वही हमारा एसआईएस का काडर है। हमारे बच्चे भी उस समय छोटे छोटे थे, तो मेरे बच्चों ने शुरू से ये देखा। और मेरा बेटा ऋतुराज तो किसी और नौकरी और इसके बारे कभी हम लोगों ने भी नहीं सोचा, उसने भी नहीं सोचा कि पढ़ के मुझे क्या करना है। और ये जैसे अंडरस्टूड था, तो वो भी काफ़ी नज़दीक से वॉच करता था सब। थोड़ा बड़ा होने लगा था, फिर तो हॉस्टल में चला गया। फिर हमारे जवानों के साथ हमारा ट्रेनिंग सेंटर में बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, काफ़ी नाच गाने का भी रखा जाता था। उस समय सब मिल के खाना खाते थे, उसको बड़ा खाना बोलते थे, और उसमें खास खाना बनता था और हम गार्ड्स के साथ के बीच में उनके साथ बैठ के और खाना खाते थे। फिर 1-2 ऐसे इंसिडेंट भी होने लगे जब किसी का डेथ हो जाता था ऑन ड्यूटी। उस समय सिन्हा साहब उस डेड बॉडी को उसके गांव तक पहुंचाना, उसका पूरा क्रीमेशन करना, और उस फैमिली से अगर उसकी वाइफ कॉम्पिटेंट है तो वो काम करे, या फिर उसका बेटा हो या उसका भाई हो, उस फैमिली से किसी की को नौकरी भी दी जाती थी। और बहुत सारे ऐसे वेलफेयर शुरू हुए। कोई घर बनाना है किसी को तो उसको लोन चाहिए, या किसी की बहन की शादी करनी है तो उसको जो चाहिए। इस तरह से इन्होंने एक सेवा करके एक फंड भी बनाया जिसमें इस तरह के लोगों को दिया जाने लगा। और फिर तो फैलता गया। आज मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है, और खुशी होती भी है कि ये इतना बड़ा हो रहा है, इतना फ्लॉरिश हो रहा है। अब तो मुझे डायरेक्टर का पोस्ट दे दिया गया है, तो मैं कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में बैठती हूँ, मगर अभी भी मुझे वो क्लोजनेस अभी भी फील होता है। अभी भी मैं जीटीओज के बीच में, और जो लोग भी आते हैं, अब तो कॉन्फ्रेंस इतने बड़े होने लगे हैं कि जवान्स तो नहीं आ पाते हैं, सुपरवाइजर्स पे नहीं आते, तो उनके साथ ही थोड़ा पता लगता है। अभी भी मैं लोगों के कंप्लेंट्स सुनती हूँ, अभी भी हमारे पास फ़ोन आते हैं, जब देख लेते हैं वेलफेयर हमारा सारा बना हुआ है, कंप्लेन का सिस्टम भी बना हुआ है, मगर फिर भी लोग आते हैं जब लगता है कि नहीं और कहीं से नहीं हो पा रहा है, तो फ़ोन आता है और मैं डायरेक्ट उस अफसर से बात करती हूँ जिससे उनको परेशानी हुई है या वो सुना नहीं गया है, और उसके बाद थोड़ा सा उधर से इधर से दोनों को सुन के और उसी अफसर से वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करवाती। ये काम मैं अभी भी कर रही हूँ और लगता है कि हमेशा करूँगी। मेरा जवानों के साथ बहुत लगाव है। अभी भी
जहाँ भी किसी यूनिट में जाते हैं, अब तो ऐसा हो गया है कि हमारे जवान हमको पहचानते भी नहीं होंगे, मगर फिर भी हमारा उनसे कनेक्ट वैसे ही बना हुआ है। और कहीं पर भी हम जाते हैं तो मुझे भी हम लोग मतलब समझते हैं कि हाँ, इनके तक पहुँच गए तो ऊपर पहुँच गए। सिन्हा साहब खुद भी डायरेक्ट कॉल लेते हैं और ऋतुराज तो उसको ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। मुझे उम्मीद है हमारे अफसरों से और हमारे जवानों से कि ऋतुराज सही रास्ते ले जा रहा है कि नहीं, और वो संतुष्ट है कि नहीं, वो हैप्पी है कि नहीं कि हम करेक्ट रास्ते में जा रहे हैं। मगर अभी भी बीच बीच में फाउंडर्स डे बनता है और कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो वहाँ डायरेक्ट हमारा सबसे बातचीत होती है और ये होता है, तो समझ में आता है कि अच्छा हो रहा है सब। मेरा बेटा तो इसको विदेश तक ले गया और आज और फैल ही रहा है और फैलता रहे, हमारा यही विश्वास है। और गॉड से, मैं गॉड को पूरा बिलीव करती हूँ और मैं यही समझती हूँ कि हमारे उसकी कृपा से ही सारा कुछ बना हुआ है। और मैं तो अब बस प्रेयर ही करती हूँ, पूजा करती हूँ और ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। बस जवानों का मगर कंप्लेन मैं अभी भी लेती हूँ। ये 50वां साल के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है और मेरी प्रसन्नता का तो आप ठिकाना नहीं लगा सकते हैं। जबकि मैंने वो दिन भी देखे जब गार्ड्स की सैलरी का हम पेमेंट नहीं कर पाते थे, उसके लिए हमें बहुत तकलीफ रहती थी, मगर साधन नहीं थे। और आज वो समय है जबकि पहले से एक डेट बना हुआ है जो फिक्स डेट है, उसमें सारा कुछ वैसे ही होता है सिस्टम से। सो मुझे तो खुशी है और मैं चाहती हूँ कि कंपनी के साथ साथ आप भी ग्रो कर रहे हैं, ऐसा मुझे विश्वास भी है। और हमारे जितने प्रेसिडेंट्स हैं और ये है, अब तो मुझे सब में एक आर के सिन्हा ही दिखाई देता है, क्योंकि सभी इतने लगन से और आर के सिन्हा के जो मैसेजेस हैं उनको फॉलो करते हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप ऐसे ही अपने को मेंटेन रखिए चीज़ को, और टीम वर्क हमेशा, जो हम लोग कहा करते थे कि टीम वर्क होना चाहिए, तो टीम वर्क कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि कंपनी ग्रो कर रही है, ग्रोइंग कंपनी के साथ आपको काम भी दिन रात करना पड़ रहा है और सब तो ठीक है, मगर अपने अपने सेहत का ध्यान रखिए। आजकल बहुत लोगों से मिलती हूँ तो सुनने में आता है कि उनको ब्लड प्रेशर हो गया है, तो उनको शुगर हो गया है, तो उनको ये प्रॉब्लम है। अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहला ड्यूटी अपने हेल्थ के प्रति है। जितने फिट रहिएगा आप अपने बिजनेस को उतने ही आगे ले जाइएगा। फिटनेस फर्स्ट ध्यान रखिए, मैं यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। कि आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। और जब हमने 1986 में अपने ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर्स के बैचेज लेने शुरू किए और उनका डेवलपमेंट जैसे हुआ, तो मुझे लगा कि इन बच्चों के भी अपने एस्पिरेशंस हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने इनके करियर प्लान्स हैं, तो हमको उनके अपेक्षाओं के हिसाब से संस्था को प्रोफेशनल करके और उसको विस्तारित करने की जरूरत। एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इट हैज टू बी टीम वर्क। हमेशा पूरे टीम के तरह ही काम करना पड़ता है, इसलिए हमने उसको किया और उसका नतीजा आज सबके सामने में है। कोरोना कोविड-19 जो आया, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, सबके लिए रहा। उसके बाद हमने एक ड्राइव चलाया, उनको वैक्सीनेशन किया, और शायद ही कोई ऐसी संस्था होगी जिसके 100% एम्प्लॉइज को वैक्सीनेशन हमने किया। एसआईएस को भी, तो ये मेरा क्रिएशन है, तो हम तो बराबर चाहेंगे कि आगे फले फूले। हमारे जितने लोग हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें। अब हमने हमारी सहयोगी संस्थाएं जो हैं, इंडियन पब्लिक स्कूल है, अवसर ट्रस्ट है,
हम इनके लिए, बच्चों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में 25 बच्चों को हमने आईआईटी भेजा है। कम बड़ी बात आप समझ लीजिए कि एक गार्ड का बच्चा जब आईआईटी से पास आउट करेगा, उसको 1 करोड़, 1.25 करोड़ का पैकेज मिलेगा, उस बाप को कितनी खुशी होगी। और अगर संस्था ने उसके बच्चे को आईआईटी भेज दिया तो उसकी पीढ़ियों का सुधार होता है। तो इसलिए हम बराबर इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे एम्प्लॉय ही नहीं, उसके परिवार के सभी लोग भी सुखी रहें, सेटिस्फाइड रहें और संस्था से जुड़े रहें। हमारा कंपटीशन किसी से नहीं। हम बराबर अपने लोगों को कहते हैं कि तुम अपने से कम्पीट करो। आज तुम हो, कल उससे बेहतर बनना सीखो।